So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter first of class 10 science, that is chemical reactions and equation. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक बेसिक सा ही हमारा चैप्टर आ जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो नोट्स होंगे और जो भी सब चीजें उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। देखो चैप्टर का नाम आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो अगर आप अपने आसपास देखो तो आप अपने आसपास देख सकते हो काफी चीजें चेंजेस होती रहती है। तो यहां पर बेसिकली दो तरीके के चेंज होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो फिजिकल चेंज को तो यहां पर हटा दो, बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, एक हमारा मतलब कि कोई सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज होगी, वो क्या है दूसरी स्टेट में दूसरे फॉर्म में वो आ जाता है। इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जो यहां पर हमारा जो चेंज हुआ है उसका जो प्रोसेस हुआ है, अगर उसको हम देखें तो वहां पर हमारी क्या होती है, वहीं पर होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल ले, हम अपने खाने का एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हमारे पास रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से क्या बना के हम मतलब कुक करके क्या बना देते हैं, डिलीशियस फूड बना देते हैं। तो यहां पर मतलब कि एक ए प्रोडक्ट था वो बी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ, ये कन्वर्जन किस वजह से हुआ, वहां पर हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर जो हमने खाना बनाया या फिर हमने जो भी रिएक्शन किया है उसको हम एक फॉर्म में लिख दे, मींस उसको एक सिंबल्स की फॉर्म में लिख दे, उसको सिंपल हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन हमारी आती है। अब देखो यहां पर बात करते हैं, अब हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या हुआ। अब मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर यहां पर हमारा कोई केमिकल चेंज हुआ है। देखो बेसिकली हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। सबसे पहले स्टेट्स, मतलब कि अगर आपका कोई सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो गैस से लिक्विड में हो जाए, लिक्विड से सॉलिड में, या फिर मतलब कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, तो उसको हम वहां पर हम कह सकते हैं वहां पर हमारी क्या हुई है, एक केमिकल चेंज या फिर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड हम बोल सकते हैं कलर, मतलब कि किसी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए कुछ केमिकल रिएक्ट करने से, तो वहां पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज हुआ है। सेकंड है हमारी गैस इवॉल्व हो जाए, मतलब आपका कुछ रिएक्शन में वहां पर कोई गैस निकले, जैसे आपकी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफी यूज होने वाली आगे रिएक्शंस में, उसको भी सब कुछ देखेंगे यहां पर। तो अगर गैस इवॉल्व हो तो वहां पर भी हम बोलेंगे कि हमारा क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ साथ ऑर्डर का मतलब है कि आपने कुछ रिएक्शन हो रही है और वहां से आपको मतलब कि कुछ स्मेल आ रही है, या तो मतलब कि बैड स्मेल हो सकती है या फिर गुड स्मेल भी हो सकती है, मतलब एक ऑर्डर आ रहा है, वहां से एक स्मेल आ रही है, तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं कि कुछ रिएक्शन हो रही है। आगे पॉइंट बात करते हैं टेम्परेचर। देखो अगर आपकी रिएक्शन आप कर रहे हो और किसी चीज में रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो कोई बॉडी कंटेनर, जिस कंटेनर में वो हो रहा था, या तो वो ठंडा हो गया, मींस उसका टेम्परेचर कम हो गया, या फिर वो जो कंटेनर है वो गर्म हो गया, या मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहां पर भी हमारी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। तो ये सब पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखो केमिकल इक्वेशन पे जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लिया था कि खाना बनाने का, तो हमने रॉ मटेरियल को एक फूड में कन्वर्ट कर दिया था। ये तो मैं बोल रहा हूं, अगर इसी चीज को मैं लिख देता हूं एक मतलब कि रिटर्न फॉर्म में डाल दो, तो उसी को हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसी लिखने के वे को, मींस इसी प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास बीच में एक एरो लगी होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। हमारा लेफ्ट वाली साइड क्या आता है, हमारे पास रिएक्टेंट आते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और एरो के उधर क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट आता है, मींस जो चीज हमारी फाइनल बनके आई हुई है, इसको हम बोलते हैं अपना केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर केमिकल इक्वेशन में हमारी कुछ चीजें आती है। सबसे पहले आती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जहां से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। देखो ये तो बैलेंस करने का क्या होगा, जैसे यहां पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखे तो टोटल रिएक्शन, जो टोटल मास होता है हमारे रिएक्टेंट्स का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। तो यहां पर अगर हम इधर का मास देखें और उधर का मास देखें, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो मास हम यहां पर कैसे चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है। जैसे यहां पर कार्बन के कितने एटम है, 1, कार्बन का 1 एटम है, उधर कार्बन के कितने हैं, 1 है, तो यस कार्बन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, और उधर भी देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, केमिकली बैलेंस होगी। अब हम एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बैलेंस करके देखेंगे कि बैलेंस हमें किस तरीके से करना है। बाकी जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो आपकी एनसीईआरटी से एग्जांपल लिए हैं, ताकि आप कोई इरिलेवेंट चीजें ना पढ़ो। देखो बोर्ड्स की जब आप तैयारी करते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि आपके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स बहुत ज्यादा है, इंटरनेट पर आपको भर भर की चीजें मिल जाएगी,
होगी। उसी वजह से ना मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इरिलेवेंट चीज़ों पर चले जाते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन करने लगते हैं, कुछ मतलब ऐसी क्वेश्चन करने लगते हैं जिनका कोई लिंक भी नहीं है। तो हम एग्जाम्पल भी ऐसे लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में और साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल आता है, हम ले लेते हैं Fe, यहाँ से शायद आपको ना दिखे, हम ये ले ले Fe और हमारे पास है जो आयरन है उसको हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है Fe3O4 और प्लस का हमारा क्या हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको जो पूरी इक्वेशन है उसमें देखना है कौन कौन से आपके एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा आयरन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उधर तो जो इधर है उधर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इधर है वही उधर होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा और कुछ भी कम या ज्यादा कभी नहीं होता, जो इधर रिएक्टेंट्स होते हैं वही हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब देखो सबसे पहले आपको जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनको भूल जाना है, उनको सबसे आखिरी में आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब इधर देखो Fe कितने हैं, Fe इधर 1 है और उधर कितने हैं 3 है, तो इधर भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमेशा हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ही करना होगा, कभी प्लस माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर Fe के कितने हो गए 3, उधर भी हमारे 3 हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 और इधर कितने हैं 1, तो यहाँ पर इसके क्या कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा वो पूरे के पूरे कंपाउंड या फिर पूरे के पूरे एलिमेंट के साथ होगा। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन इधर 4 चाहिए थे तो मैं यहाँ पर बीच में लगा दूंगा, बीच में नहीं लगेगा, पूरे लास्ट में मतलब कि स्टार्टिंग में ही लगेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और उधर भी 4, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं, देखो 2 तो ये हो गए H2 और आगे 4 की मल्टीप्लाई हुई है तो टोटल कितने हो जाएगा 4 2 8, मतलब इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, तो उधर भी कितने करने होंगे 8 हाइड्रोजन करने होंगे। मींस इसे मैं क्या कर दूं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इस तरीके से हमारे पास आती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है एक हम बोलते हैं इसको केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं। इसमें जो टोटल मास होता है हमारा रिएक्टेंट्स का वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के हमारे इक्वल होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेसिकली आपके पास 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं जिसमें एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आएगा। एक तो आपकी डेफिनेशन और दूसरी आपकी आएगी उनमें से एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में से हम सारे एग्जांपल्स करके चलेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी ना बचे। देखो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आपकी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आती है कॉम्बिनेशन और ये आती है रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन से नाम से ही क्लियर है, मतलब कुछ एडिशन हो रहा है, मतलब कि A + B क्या बनाती है C बनाती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ उस तरह की रिएक्शन होगी अगर आपका कोई 2 रिएक्टेंट है और वो दोनों आपस में रिएक्ट होकर कुछ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C + O2 था ना, क्या बना रहा था CO2 बना रहा था, तो उस तरह की रिएक्शन हमारी क्या हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम इसका एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ले तो जैसे हमारे पास CaO है, हमारे पास क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ मिलाए तो हमारे पास क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास क्या होता है क्विक लाइम, लिख भी देते हैं क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल जो इस टाइप के एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन में यही जो एग्जामिनर है इस टाइप के पूछता है कि क्विक लाइम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया और आपका ये XYZ सब्सटेंस बना, तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखो और ये कंपाउंड क्या है उसका नाम लिखो। ये हमारा बन जाएगा सिलेक्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसमें क्या हुआ है 2 हमारे पास क्या थे रिएक्टेंट थे। अब हमें ये भी चेक करना है ये बैलेंस भी होनी चाहिए। Ca1 है ऑक्सीजन, ये सारा हमारा क्लियर है। चलो मेन पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ 2 हमारे पास रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट ने मिलके क्या बना लिया हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कुछ इसके एग्जाम्पल इस तरीके से आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी जो भी रिएक्शन होती है वो 2 मतलब कि इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, या तो उसमें से टेम्परेचर क्या हो जाए कम हो जाए मतलब रिएक्शन होने के बाद, या फिर टेम्परेचर क्या हो जाए बढ़ जाए, तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन के भी उनके अलग अलग नाम आ जाते हैं। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन करने से आपका टेम्परेचर मींस हीट बढ़ जाए, हीट निकल जाए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब हीट बाहर निकल गई तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और हीट उसको चाहिए मतलब उसने एक तरह से वो ठंडी हो गई या फिर हीट उसने बाहर से ली, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन और थर्मिक का मतलब होता है हीट। हीट अगर उसने अपने अंदर ले ली तो उसको बोलेंगे हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं, उस रिएक्शन को वो एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है। और वीडियो लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा, बाकी अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, देखते हैं किस किस को पता है। चलो ये हमारी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
देखो नाम से ही क्लियर है, डीकंपोजिशन मतलब कि टूटना, मतलब कि दो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर A प्लस बी क्या बना रहा था, C बना रहा था, यहाँ पर C टूट के क्या बनाएगा, A प्लस बी बनाएगा। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा वो आपस में रिएक्ट हो जाएगा, एक तरीके से हीट से रिएक्ट करेगा और वो टूट के क्या बनाएगा, दो अलग अलग हमारे एलिमेंट या फिर सब्सटेंस बना देगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, ये आता है 2FeSO4 और इसको क्या किया हमने, हीट किया, हीट करने से क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 प्लस का हमारे पास SO2 बनेगी और हमारे पास बनेगी SO3, ये हमारे पास बनेगी। चलो हमारे पास क्या था, फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बना और हमारे पास SO2 और SO3 हमारे पास गैस निकल गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट कितने हैं, सिंगल एक वन रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ने हमारे पास क्या बना, 3 प्रोडक्ट बना दे, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर एक और चीज आती है, मतलब कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि कौन कौन से चेंज होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ये फेरस सल्फेट होता है, इसका जो कलर होता है वो हमारा ग्रीन कलर होता है और ग्रीन कलर से हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है और फेरिक जो ऑक्साइड का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हमारा कलर होता है। देखो ये जो चीजें हैं रेडिश ब्राउन ग्रीन, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे यही पूछेगा कि ये ग्रीन कलर का कंपाउंड था, उसने फेरिक ऑक्साइड हमारा बनाया जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, दो गैसेस उसने निकाली, तो गैसेस का नाम बताओ और उस कंपाउंड का कलर बताओ, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, साथ साथ इनके जो कलर है वो आपको याद होने चाहिए। बाकी नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, वो वहां से चेकआउट कर लेना। ये हो गई हमारी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ एक और रिएक्शन आती है इसी से रिलेटेड, मैं यहीं पर लिख देता हूं, जैसे कि ये है CaCO3 रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaO प्लस का हमारे पास निकलता है CO2। CaO CO3 हमारा होता है लाइमस्टोन और CaO होता है हमारा क्विक लाइम। देखो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये हमारा क्या इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे ये जो CaO होता है हमारा लाइमस्टोन, इससे हमारा क्या बनता है, ये लाइमस्टोन, इससे हमारा क्या बनता है, इससे जो सीमेंट होता है, जो घरों में इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में मतलब बिल्डिंग्स बनाने में हर जगह जो यूज होता है सीमेंट, वो हमारा इससे बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। ये सब आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है थर्ड रिएक्शन, वो आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस हो गया, मतलब देखो कोई चीज ना बनी और ना ही चीज कोई मतलब की घटी, मतलब जैसे इसमें दो चीजें मिलके एक बना रही थी, इसमें एक टूट के दो बना रही थी, तो उसमें ना टूटेगा ना कुछ अलग होगा, इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड था उससे कुछ हट जाएगा और कुछ नया ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर मेरा कोई कंपाउंड था AB, उसमें मैंने C मिलाया तो मेरे पास क्या बन गया, ये मेरा A हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, CB आ गया और ये A मेरा क्या हो गया, अलग हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारे पास आता है Fe और हमारे पास आता है CuSO4 और हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस का क्या, कौन सी गैस निकल जाए, गैस नहीं सॉरी, ये हमारे पास कौन सा निकल जाएगा, जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो ब्रैकेट में S लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सॉलिड। ये भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो सॉलिड है वो S लिख देते हैं, जो लिक्विड है उसको वहां पर हम L लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख देते हैं। वैसे ये आपको मतलब कि हर इक्वेशन में नहीं लिखना, बैलेंस अगर करने को कहा है तो तब लिखना होता है। बाकी अगर आपकी मतलब कि हीट निकल रही है, मतलब कोई गैस है तो उसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, या फिर कोई PPT बना है तो उसको हम ऐसे डाउन एरो से डिनोट करते हैं। ये आपका एक तरीके से टॉपिक आ जाता है, छोटा सा टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमने अभी किया था। चलो ये पॉइंट याद रखना कि डाउन एरो अप एरो और एस और लिक्विड इस तरीके से। चलो बात करते हैं, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। देखो हमारे पास Cu, ये U है, Cu ये हमारे पास एक कंपाउंड था, इसमें जो Cu था उसने क्या किया, Fe ने Cu को हटा दिया और अपने आप जाके बैठ गया, क्या कंपाउंड बन गया, FeSO4 बन गया और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहां पर पॉइंट ये आता है कि कौन किसको डिप्लेस करेगा। मान लो मैं ऐसे ले लूं CuFeSO4, तो मेरी क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर एक आपकी टेबल होती है कि कौन किसको, रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल होती है कि कौन किसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज की जो
टेबल है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो जो जितना अपर मतलब कि ऊपर वाली पोजीशन पर है वो उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और वो नीचे वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ये हमारा पोटेशियम इस तरीके से रिएक्शन आती है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि जैसे के है ना, के हो गया ये इस तरीके, तो फर्स्ट वर्ड लेटर और ये कहानी इस तरीके से बना सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चलो आज हम आलू पकाएं। तो इस तरीके से आप सिंपली आप इसको मतलब एक राइमिंग स्कीम सी बन गई, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई तरीका है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मे बी किसी और की भी हेल्प हो जाए या फिर मेरे को कुछ नया मिल जाए। चलो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह आपकी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या होती है, ये इसको हटा देगा और उसमें से वो उसको हटा देगा। जैसे एग्जांपल से बेस्ट समझेंगे, जैसे एग्जांपल आपका आता है Na2SO4 प्लस का BaCl2 और आपका क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, O बड़ा आएगा BaSO4 और साथ में आपके बन रहा है 2NaCl। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास दो कंपाउंड थे, मींस दो मेरे पास रिएक्टेंट थे। इसमें से जो Na है, Na ने Ba को हटा दिया और Ba इसके Na की जगह पर जाके बैठ गया, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। इसने उसको हटाया और उसने इसको हटाया। तो NaSO4 था, वहां पर SO4 के साथ क्या आ गया, Ba आ गया। और जो मेरे पास BaCl2 था, वहां से Ba से हटके क्या आ गया, NaCl हमारा आ गया। मींस यहाँ पर क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ इस तरीके से इसके एग्जांपल आ जाते हैं। अब देखो ये चारों तरह की रिएक्शन आती है, चारों के एग्जांपल, चारों की डेफिनेशन और चारों से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कलर से रिलेटेड, कौन से में कौन सी गैस निकलेगी, वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, हाइड्रोजन गैस अगर निकलती है तो वहां पर पॉपअप साउंड आती है अगर आप उसको बर्न करते हो। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वो क्या करती है, ब्रिक्स एफिशिएंसी आवाज से निकलती है। जैसे सोडा खोलते हैं ना, सोडा बोतल ओपन करते ऐसी आवाज आती है, वो उस आवाज से आती है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है पता लगाने के लिए। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो पहले इसको हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है और हमारे पास ये रियल लाइफ में मतलब कि हमेशा चलता ही रहता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका रिमूव हो जाना। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसी का अगर उल्टा कर दे, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन तो ऐड हो गई और हाइड्रोजन क्या हो गया, माइनस हो गया। और रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन तो हट जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन हमारे पास आते हैं। अब देखो ये रियल लाइफ में कैसे यूज होंगे। अब एक और चीज देख लो कि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। मींस किसी रिएक्शन में हमारे पास ये क्या होते हैं, दोनों एक साथ ही काम हो रहा होता है। उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है। उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है आपके लिए, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहां पर आता है CuO प्लस का हाइड्रोजन उसमें मिक्स की और हमारे पास क्या बना, कॉपर अलग हो गया और H2 हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें CuO था तो Cu से क्या बन गया, ये बन गया हमारा, मतलब कि Cu कॉपर रह गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन माइनस हो गई। ऑक्सीजन माइनस होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हम बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या होगी, H2 में O हमारा ऐड हो गया। O ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा एक तरीके से क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ऑक्सीजन ऐड हुई है और ऑक्सीजन माइनस हुई है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा साथ में हुआ है। उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इसकी जो केमिकल इक्वेशन है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की मींस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइन, मतलब कि सॉरी मैं कंबाइन बोल दिया, हाँ, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और उसकी हमारे पास एग्जांपल ये आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रियल लाइफ में कहां पर आते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन मतलब कि हमारे पास लोहे पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। वो कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास अगर रोड है कोई आयरन की, हमारे पास कोई रोड है तो ये आसपास जो एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है। तो जो ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो Fe है, मतलब जो आयरन है, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं। मींस एक तरीके से एक लेयर बना देते हैं जो कि ब्राउनिश कलर की और पाउडर की फॉर्म में होती है। मींस धीरे धीरे ये लोहा क्या होता जाता है, खराब होता जाता है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर होती जाती है। ये हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन
हो रही है। तो ये हो गया हमारा कोलिजन। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, या तो हम इस पर पेंट करवा दें या फिर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दें, तो इस तरीके से काफी हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस आ जाते हैं। ये सब प्रोसेस इसको हम क्या कोलिजन से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना खराब हो जाना। आपने घर में भी देखा होगा, कई बार हम खाना बाहर रख के छोड़ देते हैं या फिर बाहर रखा हुआ है तो रात भर वो सुबह उठ के देखते हैं तो उस खाने में क्या हल्के हल्के बबल्स आ जाते हैं या फिर वो एक तरीके से टेस्टलेस हो जाता है। तो मम्मी बोल देती है या फिर घर में हमने देखा होगा कि ये खाना खराब हो गया। खासकर ज्यादातर गर्मियों में ऐसा जल्दी होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब कि वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट करने से जो खाना हो गया वो खराब हो गया। इसी वजह से हम खाने को, फूड को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लो होता है तो जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो धीरे धीरे मतलब स्लो हो जाता है। खाना तो फिर भी खराब होगा, लेकिन वो क्या होता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। अगर वो पहले एक दिन में खराब होना था वो 4-5 दिन तक चल जाता है। तो इस तरीके से आ जाते हैं हमारी रेंसिडिटी। तो ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन में 90% चांस होते हैं, 90 to 100% उनके चांस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यस, जो आपको नोट्स है वो हम फ्रीली प्रोवाइड करेंगे, आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना। बट हमें बनाने में देखो मेहनत लगती है, मेरे को भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आप कितना सकते हो, आप सिंपल एक वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल से, जो भी आपके क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनमें शेयर कर सकते हो, कर देना। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमें भी थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये सिंपल आपको काम करना है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।